हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कवर करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें जो किसी भी आयन या मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होता है वो एटीपी के यूज के द्वारा किया जाता है। इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी होता है। तो पहला रिक्वायरमेंट है यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये सेल है। सेल का ये इंटरनल एनवायरनमेंट और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। सेल का जो पहले हम लेक्चर्स में पढ़े हैं कि सेल जो है उसको एक अलग डेफिनेशन के टर्म्स में कि इसको पोटेशियम बैग बोल सकते हैं। और जैसा कि सेल का ओरिजिन हम सॉल्टी वाटर में मानते हैं तो बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। सेम हमारी बॉडी में भी फीचर है। तो सेल के अंदर पोटेशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो आउटर है इन्वायरमेंट में उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं कि अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस प्रेजेंट है तो क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू जो भी आयन या मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर जा सकता है, या अगर सेल के अंदर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो सेल से एग्जिट चला जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन क्या होता है कि कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी हैं, कुछ आयंस की रिक्वायरमेंट सेल के अंदर ज़्यादा होती है। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ्यूजन के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर वर्क करेंगे तो वहाँ हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और उसको फुलफिल करता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम एटीपी का यूटिलाइज करके जो भी रिक्वायर्ड सब्सटेंस आयन या मॉलिक्यूल है उसको हम अपने रिक्वायरमेंट से एडजस्ट करते हैं। अगर पोटास सोडियम की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर में ज़्यादा चाहिए तो हम इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से पंप के यूज करके हम उसको अक्रॉस मेम्ब्रेन के क्रॉस पंप करते हैं। सेम केस पोटेशियम के केस में जाता है। तो सेकेंड पॉइंट हुआ अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है एक्टिव ट्रांसमिट में वो दो टाइप से होता है। तो इसके दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और जो दूसरा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एटीपी का जो यूटिलाइजेशन हमारा सेल करता है वो डायरेक्ट एटीपी में तोड़कर एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो हियर एटीपी इज यूटिलाइज डायरेक्टली। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटी जो एनर्जी का जो फॉर्म होता है उसमें आयन या मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन डिफरेंस प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के क्रॉस, उस कंसंट्रेशन को एनर्जी के फॉर्म में यूज करके हम जो भी आयंस का है उसका कंसंट्रेशन के अगेंस्ट उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसमें एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ आयन ग्रेडियंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसा कि देख रहे हैं इसमें कैरियर प्रोटीन्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अगेन जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कैरियर प्रोटीन्स की कि सैचुरेशन, इनहिबिटरी इफेक्ट, ये सब भी शो करते हैं। तो ये बेसिक्स हो गए। अब हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो इसका एग्जांपल्स जो होता है जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, सोडियम हाइड्रोजन पंप ईटीसी, ये सब
प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल होता है, और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसका एग्जांपल हो जाएगा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। अब हम सोडियम पोटेशियम पंप को डिटेल में देखेंगे। ये सोडियम पोटेशियम पंप है हमारा। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो दो सब यूनिट से बना हुआ रहता है। ये अल्फा सब यूनिट है इसका, और ये बीटा सब यूनिट है। अल्फा सब यूनिट का जो वर्क होता है ये एंकर की तरह वर्क करता है, जो कि लिपिड बाइलेयर में इस कैरियर प्रोटीन को एंकर यानी कि अटैच करने में हेल्पफुल होता है। और ये जो बीटा प्रोटीन है, बीटा पार्ट जो है इस कैरियर प्रोटीन का, सॉरी, इसके तीन फंक्शन होते हैं। पहला, इस पे सोडियम अटैचमेंट साइट पाया जाता है, सोडियम अटैचमेंट साइट इनसाइड द सेल। सेकेंड वन, पोटेशियम अटैचमेंट साइट, ये होता है आउटसाइड सेल। और तीसरा जो होता है इस पे एटीपेज बाइंडिंग साइट। अब ये वर्क कैसे करता है, अब ये वर्क कैसे करेगा। जैसा कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो हम जानते हैं कि सोडियम का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है, और पोटेशियम का कंसंट्रेशन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होगा। तो जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हमें पोटेशियम को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट करना है, यानी कि हम जो आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे हम पोटेशियम को सेल के अंदर पंप करने वाले हैं। तो जो पोटेशियम अटैचमेंट साइट वो आउटसाइड सेल है, और सेल के आउटसाइड पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम होता है इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपैरिजन, रिलेटिव बात कर रहे हैं। तो यहाँ इसका पोटेशियम अटैचमेंट साइट होता है, और सेल के अंदर ये सोडियम अटैचमेंट साइट है। यहाँ सोडियम अटैच करेगा और यहाँ पोटेशियम अटैच करेगा। जब यहाँ सोडियम और पोटेशियम अटैच कर जाते हैं, जैसे सोडियम है N, इसको हम बाहर की तरफ पंप करना है, और पोटेशियम को आउटर से इंटरनल की तरफ पंप करना है। तो यहाँ दो पोटेशियम आयन अटैच हो गया, और यहाँ 3 सोडियम आयन अटैच हो गया। अल्फाबेटिकली के पहले आता है इसलिए 2 पोटेशियम। एक रिलेटिव कंफ्यूजन को अवॉइड करने का ये ट्रिक हो सकता है। तो 3 सोडियम को बाहर पंप करेंगे और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ पंप करने वाले हैं। जैसे ही 3 सोडियम बीटा साइट के पे अटैच होंगे और 2 पोटेशियम, वैसे ही जो यहाँ एटीपेज बाइंडिंग साइट है जो यहाँ होता है ये एक्टिवेट हो जाए, और जैसे ये एक्टिवेट होगा ये एटीपी को कन्वर्ट कर देगा एडीपी प्लस फॉस्फेट में। और जैसे ही एटीपी एटीपेज के द्वारा ब्रेक किया जाएगा एडीपी प्लस फॉस्फेट में, तो जो एनर्जी फॉर्म होगा वो इस कैरियर प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज लाएगा, और इस पोटेशियम को अंदर की तरफ पंप करेगा, और ये जो सोडियम है 3 सोडियम इसको एक्सटर्नल या एनवायरनमेंट में पंप करेगा। तो 3 सोडियम एक्सटर्नली पंप हो गए और 2 पोटेशियम इंटरनली पंप हो गए। तो ये होता है इसका फंक्शनिंग। अब ये फंक्शनिंग क्यों जरूरी है। पहला, वॉल्यूम ऑफ द सेल के मेंटेनेंस में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पंप है, क्योंकि सेल के अंदर जो भी प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो निगेटिव चार्ज उस पे होता है, वो निगेटिव होते हैं। और ये जो पंप हम जैसे पंप ये आयंस जो है सोडियम एंड पोटेशियम ये पॉजिटिव आयंस होते हैं।
तो नेगेटिव प्रोटीन्स है वो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो पॉजिटिव आयंस है इनमें हाइड्रेशन की टेंडेंसी होती है, यानी कि वो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर किसी सेल के अंदर हाई अमाउंट या हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस हो जाता है तो वो वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और वो सेल स्विलिंग में हेल्प करते हैं। तो सेल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए तो वॉल्यूम ऑफ द सेल कंट्रोल करने के लिए हम सोडियम एंड पोटेशियम पंप का यूज़ करते हैं ताकि सेल का वॉल्यूम कंट्रोल में रहे। और सेकंड जो होता है इसको इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोजेनिक पंप का मतलब होता है एक ऐसा पंप जो कि चार्ज ग्रेडियंट को फॉर्म कर रहा है, यानी कि जब हम 3 सोडियम आउटसाइड पंप कर रहे हैं, 2 पोटेशियम इन ले रहे हैं, यानी कि नेट इंटरनल इन्वायरमेंट में हम -1 का चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। इसी के लिए इसको इलेक्ट्रॉनिक पंप बोला जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडियंट फॉर्म कर रहा है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए सोडियम पोटेशियम पंप के, और ये इसका फंक्शनिंग है जो हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ते हैं। अब हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो जैसा कि इसमें पढ़े हैं कि इसमें जो एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो आयन से मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। यानी कि जैसे कि हम सोडियम का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, तो ये एक डिफ्यूजिबल एनर्जी फॉर्म करती है जो कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी। ये कैसे एक्ट करता है? ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स में एक्ट करता है। पहला, या तो ये को ट्रांसपोर्ट की तरफ एक्ट करेगा या काउंटर या एंटी बोल सकते हैं, या काउंटर ट्रांसपोर्ट। ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स है जैसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्ट करता है। पहला जब ये को ट्रांसपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, सेम यहाँ कैरियर प्रोटीन हो जाएगा आपका। को ट्रांसपोर्ट है आइदर जो बोथ आयंस है हम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की तरफ पंप करेंगे, या इसका वैसा वर्सा भी कर सकते हैं। तो हम मान कर चल रहे हैं कि हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू इंटरनल इन्वायरमेंट हम पंप कर रहे हैं। तो यहाँ सोडियम रिसेप्टर हुआ, यहाँ ग्लूकोज रिसेप्टर है, यहाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर बाइंड किया, जब ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड कर जाएंगे तब ये पंप एक्टिवेट होगा, कन्फिग्रेशनल चेंज होगा, और ये जो कंसंट्रेशन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है उस एनर्जी के कारण इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, और ये बोथ आयंस यहाँ पे ग्लूकोज और यहाँ सोडियम दोनों सेल के अंदर आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज। इसका एग्जांपल हो जाएगा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, और इसका जो यूटिलाइजेशन या फंक्शनिंग हम देखेंगे जब हम रीनल या इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ इसका इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का यूज होता है। और जब हम काउंटर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो सेम है, यहाँ पे एक आयंस का जो ट्रांसपोर्ट है, यहाँ सोडियम, और जब हम काउंटर ट्रांसपोर्ट कर यानी कि एक आयन को हम सेल के अंदर से बाहर की तरफ प्रोपेल कर रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन पंप ले लेते हैं। तो यहाँ अगेन जब ये दोनों बाइंड कर जाएंगे तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है इसके कंसंट्रेशन के फॉर्म में वो एक्ट करेगी, इसमें कन्फिग्रेशनल चेंज आएगा और ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ पंप हो जाएगा और ये सोडियम आयन अंदर की तरफ पंप हो जाएगा। तो ये काउंटर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है। तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का होगा जिसमें हम सोडियम ग्लूकोज या सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये काउंटर ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है और ये इसका फंक्शनिंग है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम इतना ही चीज़ों का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट होता है जिसमें फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस आते हैं,
उसको हम डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।